अपने कृत्यों के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। लेकिन राम ने जब रावण का वध किया था तो किसी ने भी आज तक, कितना भी कास्टिज्म हमारे देश में बढ़ गया हो, आज तक इस पूरे पैराडॉक्स को समझिए। तो ये ब्राह्मण ठाकुर बनिए की जो कहानी चल रही है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस छत्री भगवान राम ने रावण को मारा, आज तक किसी ने राम के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। और इससे आगे बढ़िए, जिस छत्री ने रावण जैसे ज्ञानी को मारा क्योंकि उसका एक कृत्य गलत था, वही ब्राह्मण मंदिर के अंदर बैठ करके राम की पूजा करता है, किसी और की नहीं करता। फिर तीसरा चले जाइए, वही ब्राह्मण जिसके ऊपर कई सारे आरोप हैं, कोई इंडिविजुअल गलत कुछ करे, उससे पूरे उसको आप शामिल कर दें अपने स्वार्थों के लिए, वो एक अलग बात है। भगवान राम ठाकुर छत्री, उसको ब्राह्मण पूज रहा है, और वही ब्राह्मण मंदिर में किसी मिश्रा जी, शर्मा जी और दीक्षित की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वाल्मीकि की लिखी पढ़ाता है। इसलिए अपने अंदर से बेईमानी निकालिए। यह साइंस का फॉर्मूला है कि जो डरता है वो इसलिए डरता है कि उसके अंदर किसी चीज का लालच है। जिस दिन आपको मरने का डर निकल जाएगा, दुनिया आपसे 100 किलोमीटर से बात करेगी। ये जो जिंदा रहने का लालच है, बेटी को उठा के ले गए, लड़ नहीं सकते, मकान बदल लिया। पिता की हत्या कर दी, फिर वहां से छोड़ के कहीं चले गए। इससे यह साबित होता है, किसी चीज का भी लालच अगर आप में है तो आप सबसे पहले कायर बनेंगे। कायर वही बनता है जिसमें लालच होता है, और कायर आदमी किसी भी समय किसी भी चुनौती का सामना नहीं करता, बल्कि शत्रु से समझौता करने की सोचता है। आपके पूर्वज न कल कायर थे, न आज कायर हैं। अपने अंदर के पुरुषार्थ को पहचानिए, लालच से बाहर निकलिए। किसी का मकान, किसी की बेटी आपके घर में दुल्हन बन के आ गई तो आपकी तमाम ख्वाहिशों का उसके ऊपर ठेका नहीं है। 5 किलो सोना क्यों नहीं लाई, गाड़ी क्यों नहीं लाई, और नहीं लाई तो हम तुझे जला देंगे। ये शर्म नहीं आती हमको? किसी की बेटी आपके घर में आई है, आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, और आपके अंदर इतना पुरुषार्थ पैदा हो जाता है कि उस अकेली लड़की को मिलकर जला देते हो। आपने शादी जैसे एक पवित्र बंधन को बिजनेस बना दिया है। आपको बेटी की खुशी से चिंता नहीं है, आपको इस बात की चिंता है कि मेरा रुतबा समाज में होना चाहिए कि शर्मा जी ने अपनी बेटी की शादी में 5 किलो सोना दिया है। आपकी बेटी 5 किलो सोने को खाएगी? आपने अपनी बेटियों के शादी को तमाशा बनाया हुआ है। आप विज्ञापन देते हैं अखबारों में, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतली, नाक। शर्म नहीं आती? सनातनी बेटियों का आप पैमाना बताते हैं मार्केट में। क्यों आपको वर्ज चाहिए? बेटी से पूछिए, उसकी खुशी, वो किसके साथ शादी में खुश रहेगी, वो करोड़पति है या वो चपरासी है, ये महत्व नहीं है। पैसे से खरीदा हुआ दामाद परमानेंट नहीं होता। आप एक समस्या नहीं, आप हजारों समस्याएं आपने पाल रखी हैं। बेटी की शादी एक समस्या बना के रखी हुई है आपने। लड़का नहीं मिल रहा, इस गोत्र का नहीं मिल रहा, उस गोत्र का नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा, आखिर में पंचर वाले के साथ चली गई। वो सारा दरा रह गया आपका। सच्चाई का सामना कीजिए। मंदिरों में सिर्फ इसलिए मत जाइए कि बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। जब भी जाते हैं तो सिर्फ सौदा ही करने जाते हैं भगवान से।
कौन सी आस्था के लिए जाते हैं? कोई आस्था नहीं है आपकी। इसलिए मुद्दों को, रियल मुद्दों को उठाएं, लोगों में ले जाएं। और फिर कह रहा हूं, मैं आपसे ओपनली कह रहा हूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई दूर दूर तक एक पैसे का रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं सार्वजनिक मंच से कहता हूं कि मेरे मंच पर जो मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि अपने शहर के सांसद और एमएलए को मंच पे मत बिठाइए। क्योंकि मैं उसका भविष्य खराब करने नहीं आया हूं। उसे बैठना है, वो नीचे बैठ जाए। कि इस युद्ध में मैं हर उस आदमी को, किसी को नहीं बख्शने वाला जिसने सनातन को यहां तक पहुंचाया है। इसलिए आपके चुनाव में वोट किसी को दे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आप मुद्दा बनाइए, जो मांगने आए उससे स्टाम्प पे लिखवाइए और चौराहे चौराहे उसको बताइए कि ये एमएलए हमसे वोट मांगने आया है, ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, हमें नहीं पता। जो सनातनी हिंदू है, किसी पार्टी का हो, उसको एक्सपोज कीजिए, चिल्ला चिल्ला के कहिए। आने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूरे देश में लागू है, लेकिन संविधान की धारा 252 ब्रैकेट में 252 ब्रैकेट में 2, ये धारा राज्य सरकारों को एक ताकत देती है। पता है क्या ताकत देती है? ये जो कानून पूरे देश में मंदिरों के अधिग्रहण का बना हुआ है, इसके तहत केंद्र ने बनाया ये कानून, लेकिन संविधान धारा 252 के तहत एक आपको रास्ता देता है। इस वक्त किसकी सरकार है यहां? किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की है ना। अच्छा, ऐसा लग रहा था मुझे पता नहीं था, जैसे मुझे तो पता था ना। इनसे ये आए जब आपके पास, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आसान रास्ता बताता हूं, मैं डिफिकल्ट रास्ता नहीं बताता। संवैधानिक बताता हूं, लीगल बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बताता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 के तहत पूरे देश में 42,000 मंदिरों का सरकार के अंडर नियंत्रण है। अब वो मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में किसी पे मज़ार बन गई है, किसी पे कोई, अब यथा स्थिति रहेगी, स्टेटस को रहेगा। तो मैं ये कहूं कि मोदी जी कानून नहीं ला रहे, वो लाएंगे, वो जब लाना है लाएंगे। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूं। भारत का संविधान आर्टिकल 252 ब्रैकेट में 2 के तहत एक रास्ता देता है देश की विधानसभाओं को, और वो रास्ता ये है कि इस कानून के खिलाफ ये जो अभी आएंगे, अभी तक तो पट्टा डाले हैं, उस वक्त चादर ओढ़ के आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी भी समय है। आज इस घटना के बताने के बाद से इसे इतना डिस्कस कीजिए कि कम से कम जो हिंदूवादी हैं, जो सनातनी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की एजेंडे में कन्वर्ट होता है, फिर बताते हैं कि हम तो आपके ठेकेदार हैं और हम ये नहीं कर पा रहे, वो उन्हीं से ये सवाल रखिए कि धारा सेक्शन 252 ब्रैकेट में 2 कॉन्स्टिट्यूशन की एक धारा है। ये धारा ये कहती है कि अगर ऐसा कोई कानून केंद्र ने पास कर दिया है तो राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको अपने राज्य से निरस्त करने के लिए, हटाने के लिए 252 ब्रैकेट में 2 के तहत एक प्रस्ताव लाएं और उस प्रस्ताव को पूरे बहुमत से पास करके दिल्ली भेज दें। मेरी बात फिर सुनिएगा। वर्तमान विधानसभा में अभी आपका बहुमत है, जैसा आप मानते हैं। इनसे कहिए कि नेतागिरी बंद करो, एक विशेष सेशन बुलाओ और उस प्रस्ताव को रखो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कर्नाटक की भूमि से निरस्त किया जाए। लीगल सेक्शन भी मैंने बता दिया, आपको तरीका भी मैंने बता दिया, और ये प्रस्ताव जैसे ही पास होगा, इस प्रस्ताव की एक कॉपी राष्ट्रपति भवन जाएगी। राष्ट्रपति भवन में जैसे ही उस प्रस्ताव पे साइन होंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 5 या 6 हज़ार मंदिर जो कर्नाटक की धरती पे है, उस पे से आपका रास्ता साफ हो जाएगा।
इससे आसान कोई तरीका हो सकता है? ये कल करेंगे, ये लंबी लंबी बातें करेंगे आगे। नहीं, अभी हम पूर्ण बहुमत ब्रह्मांड में हमारा जब हो जाएगा तब करेंगे। इनकी टेस्ट अभी पता चल जाएगा। बंगलौर के गणमान्य लोगों, एक बार करके देखो, पूरी दुनिया और पूरे देश में मिसाल बनेगी। हर राज्य में यह शुरू हो जाएगा। गुजरात में बोल के आया हूं, यह ताकत संविधान में, कोई इलीगल नहीं है कि आप बैठ गए सुबह से लेकर शाम तक बिरयानी खा रहे हैं, बस आपके पास काम है। लेकिन इसके लिए हर संडे कोई रखें विधानसभा में। इस राज्य के जितने भी एमएलए हैं जो ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके हैं, हम हिंदू हैं, उनके हिंदुत्व का लिटमस टेस्ट कर लीजिए। अभी समय है, जब तक भंग नहीं होती विधानसभा तब तक ये प्रस्ताव पारित भी कर दें। दिल्ली में दोनों आपके अपने, कहीं कोई चक्कर नहीं है। वो जो आई हैं वो यूं ही बस साइन कर देंगे। इसमें साइन होते ही पूरे इस कर्नाटक के सनातनी हिंदू उन मंदिरों का प्राइवेटली दौरा करें, किसी ठेकेदार को न दे दें, क्योंकि इसमें भी दुकानदार बहुत बैठे हुए हैं। और कहें कि उन जो पुरातत्व विभाग के मंदिर हैं, जिनका आर्किटेक्चर ऐसा है, जो सब शक्तिपीठ हैं, उन मंदिरों का रखरखाव करें। और वहां आज के युवा को, लैपटॉप वाले किसी युवा को कहें कि तुम्हें आज से इस मंदिर की, इस साइंस को दुनिया को बताना है। करोड़ों रुपए के चढ़ावे में से 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास लव लेटर आया है कि 5 मिनट की मोहलत दी जाती है आपको। लेकिन मैं आपसे एक बात चाहता हूं। देखिए, मेरा बार बार दौरा आना नहीं होगा, मेरे कई सारे कमिटमेंट हैं मार्च तक। आपके मन में कोई भी बेटा बेटी, माँ बहन भाई, कोई भी हो, मैं जो कुछ भी बोलता हूं, जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ आप सुन रहे हैं, एक तो मेरी विनती यह है कि आप हमारी मदद 2 तरीके से कर सकते हैं। आप जब भी वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो चैनल है, उस चैनल को जब आप देखते हैं तो आपको जो भी बात मेरी अच्छी लगे, आप ये तय करें कि 10 लोगों को उसके साथ शेयर करना है। सिर्फ 10 लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर दें। जो भी स्पीच आपको मेरी ठीक लगती हो, जिसमें आपका कोई एजेंडा आपके इंटरेस्ट का हो, उसे शेयर कर दें। ये बात इस हॉल में 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, इसको करोड़ों तक मैं नहीं पहुंच सकता। मेरी शारीरिक क्षमता भी है, मेरी पारिवारिक क्षमता भी उतनी नहीं है, मेरी आर्थिक क्षमता भी उतनी नहीं है। मैं सबसे आसान तरीके मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि 2018 में एक इतना बड़ा फैसला, मतलब मैं ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बोलने के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास।
आप कभी दिल्ली में आएंगे तो मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता, मैं ओपनली कह रहा हूं। इसलिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस युद्ध में जो कुछ जीत करके हम आगे भी लाते हैं, लोगों की उदासीनता, लोगों का सोना, कभी कभी ये मायूस करता है हमको कि हम इस लड़ाई के लिए भी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, न किसी पे एहसान करते हैं, लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में आपके पास तमाम चीज़ों के लिए समय है, लेकिन आपके और भारत राष्ट्र के लिए इतना बड़ा फैसला कराने में हमारी जान निकल गई है, लेकिन आपको उस फैसले के बारे में तक नहीं पता। और उस फैसले, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में नहीं दिया, वो दे दिया फैसला। अब हम उस फैसले को जाने भी और जन जन तक पहुंचाएं। हम पे थोड़ा रहम कीजिए, हम पे थोड़ा तरस खाइए भाई। ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा और शब्दों में नहीं कह सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ राय साहब इतना बड़ा फैसला दिया है, लेकिन उसकी 90% लड़ाई मुझे और आपको लड़नी है। फैसला यह दिया है कि विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि सर, माय लॉर्ड, देश के स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सड़क हो, एक्सप्रेसवे हो, जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं इस देश में, हर सार्वजनिक जगह के ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं, मज़ारें बनी हुई हैं और बेतहाशा बनी हुई हैं। सड़कों के बीचों बीच में पीर बाबा मर गए हैं, कहीं स्टेशन पे मर गए हैं, कहीं छत पे मर गए हैं, यानी फ्लाईओवर तक पे भी पीर बाबा मरे हैं। ये भारत के सार्वजनिक और सरकारी ज़मीन के ऊपर एक जिहाद चल रहा है ताकि कोई भी इनके खिलाफ न बोल सके। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने हमारी पिटीशन को सुना और लंबी चौड़ी बहस नहीं की। हमारे सामर्थ्य के और हमारी जितनी ताकत थी, आप सोचिए कि हम किन किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मज़ार है, वहाँ मज़ार है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने में हमने जितनी ताकत लग सकती थी लगाई, लेकिन हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम देश में घूम घूम के यही काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला क्या कहा है, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, इसमें अब कोई नया एंगल नहीं हो सकता। 2018 में माननीय जज साहब जस्टिस अरुण मिश्रा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अमिताभ राय साहब ने ये कहा है कि राज्य सरकारें पूरे देश में अपने अपने स्टेट में जहां भी सरकारी जमीन पर इल्लीगल स्ट्रक्चर बने हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमोलिश करें और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करें। ये ऑर्डर सनातनियों को नहीं पता, ये भी कोई जिहादी आपको बताने आएगा। आपको अपने फायदे की भी चीज पता नहीं है, शत्रु का भी पता नहीं है भाई, तो कैसे समझाएं? घर घर जाके समझाने की हमारे पास ताकत नहीं है। इसके लिए मैंने अभी हल्द्वानी के अंदर एक मुहिम शुरू की और आपके यहाँ आने से पहले कर्नाटक में बीदर में रात के 1 बजे सभा में मैंने कहा, और आपसे विनती करता हूँ, आप अगर कहें तो हाथ जोड़ दो, मैं हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार हूँ कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्योंकि वही एक चीज वेरीफाइड है और वेरीफाइड नहीं है। आप अपने शहर में जाएं, पिकनिक पे जाएं, आपको इतनी सेल्फी लेने की आदत है, अच्छी बात है। जहां भी जाएं, मज़ार आपको, मस्जिद आपको सड़क पे कहीं नज़र आए, कार बराबर में रोकिएगा, उसके साथ बैठ कर के एक सेल्फी लीजिएगा। आपकी तस्वीर हो उस मज़ार की, उस मस्जिद की जो सार्वजनिक स्थलों पे बनी हुई हो, उसकी सेल्फी लेकर के मेरे फेसबुक अकाउंट पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड पर पोस्ट इसलिए कर दीजिए कि उसी का प्रिंट आउट निकाल करके हमको कोर्ट में जमा करना है। इतना आप करेंगे तो ये कम से कम, मैं ये मानता हूँ,
बहुत बातें मैंने कही, बहुत आपने सुनी, पहले भी सुन चुके। बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़ाई हमारे सामने है, जिसमें हम जीत गए हैं, उसको लागू करने के लिए कल हमारी 16 जनवरी को प्रयागराज कोर्ट में डेट है। हम सड़क पे चलते चलते ये भी कर रहे हैं। इतनी तो कम से कम आप भूमिका निभा सकते हैं, अपने लोगों से कहिए निभा सकें। और इन तमाम सारे अकाउंट्स, चाहे वो पुष्पेंद्र पुलसिस वी सपोर्ट का हो या ट्विटर का अकाउंट हो, पुष्पेंद्र AMU मेरा ट्विटर का अकाउंट है, इस पे आप जब चीज़ शेयर करते हैं तो मेरे तक पहुंचती है, मैं उसको हैंडल करता हूं। और पुष्पेंद्र Delhi 01 ये मेरा प्राइवेट पर्सनल ईमेल है। आपके मन में कभी कोई सवाल हो तो इस पे लिखेंगे, तो देर सवेर 4 दिन 5 दिन के बाद मैं जवाब दूंगा। मुझसे कहा गया है कि आप कुछ सवाल इस सभा में से कुछ लोग पूछना चाहते हैं। मैंने जो कुछ बोला है, जो भी कुछ सवाल जो मैंने बोला है, जनरली लोग सवाल ये पूछते हैं कि मोदी जी भारत राष्ट्र कब बनाएंगे, तो ये मोदी जी से पूछिए या उनके प्रवक्ताओं से पूछिए। मैंने जो भी कुछ बोलता हूं, जो भी कुछ कहा है, उसमें कोई बात आपको अगर प्लस माइनस हो रही हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझसे पूछें, मैं यहां हूं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। राइट? सवाल पूछने से मत झिझकिए। सर सवाल थोड़ा शॉर्ट रखें, हाथ ऊपर उठाएं, वॉलंटियर आपके पास आएंगे। नो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्लीज एंड वेरी शॉर्ट। आप कोई पोएम या कोई वो मत बोलिएगा प्लीज, एंड पॉइंट टू पॉइंट जैसे साहब ने रिक्वेस्ट करी। थैंक यू। यू कैन जस्ट टेल योर नेम एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू। Good evening, sir. Yeah. One request to you is that you please designate or train a few people who can take your thoughts forward. That is one request to you. Secondly, please let us know if we want to contribute to your cause monetarily, what is the option? देखिए, मैं मंच से अगर कहना होता तो मैं कह देता। 2019 में जब ये पूरा कोविड की वजह से मुहिम रुक गई थी, तब हमने ये तय किया कि ऐसा ना हो कि हम सब लोग, क्योंकि इस पूरी जो टीम है हमारी, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, उसमें से ज़्यादातर लोग अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा करने के लिए मैं उसे बोरी पे बिछा करके उबले चने नहीं खिला सकता। आज का युवा लैपटॉप वाला है और CCD में बैठता है, शाम को फिल्म भी देखता है, और उसे ये करने की इजाज़त होनी चाहिए। राष्ट्रवाद का ये मतलब नहीं है कि बेरोज़गार घूमते रहो भूखे नंगे, फटे कपड़े पहन करके राष्ट्रवाद नहीं होता। इसलिए उस दौर में हमने कोशिश की कि एक ट्रस्ट बनाएं और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उसको कॉर्पस फंड को बड़ा करें, और जब तक हम रिटायरमेंट वाली पोजीशन में आने लगें तब तक देश में कम से कम 500 युवा खड़े कर दें। और अभी इस मुहिम के तहत कुमाऊं के अंदर एक युवा 22 साल का लड़का, अक्सर आप उसको YouTube चैनल पे हमारे, मैं बीच बीच में बोलने का उनको मौका देता हूं, उसको रूबल पडलिया को हमने खड़ा किया है। एकदम क्लियर है दिमाग में, एक छोटी सी उसने लाइब्रेरी बनाई है। हमने कहा किताबों को पढ़ो, किताबों के माध्यम से जवाब दो, और अपने शत्रु से उस पर जवाब पूछो। वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो इतिहास की किताब भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से एक बच्चा विशाल गुप्ता जम्मू में हमने खड़ा किया है। और हम इसलिए जल्दबाजी में नहीं हैं कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी आते हैं और उनको लगता है कि 24 घंटे में पब्लिसिटी मिल जाएगी, कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा शोमैनशिप हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद किसी पार्टी में किसी नेता की चप्पलें उठाते हुए मिलेंगे। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए उसमें समय लग रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आज कहा इन्होंने, 2 दिन बाद पता चला वो कहीं चला गया, क्योंकि इस सफ़र में कुछ लोगों ने ऐसा किया, तब से हम ज़्यादा चौकन्ने हो गए हैं। तो हमने उसके लिए ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन बनाया था। अब ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन है, उसको हम सार्वजनिक मंचों से उसके लिए पैसा नहीं मांगते, क्योंकि हमको थोड़ा ख़राब लगता है, थोड़ा हमारी ईगो भी हर्ट होती है कि हम लोगों की तरह लोगों से कहें, फिर लोग ये सोचें कि साहब इसलिए आप कर रहे हैं। ये नहीं था तब भी 2012 से कर रहे थे, ये है तब भी हम कर रहे हैं। इसमें पैसा होगा तब भी करेंगे, ये नहीं होगा तब भी करेंगे, उसके माध्यम से ही चल रहा है। आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं गुप्ता जी और पारस भाई, इन लोगों से मैंने पर्सनल बातचीत में कहा कि इसमें जो भी लोग जो समझते हैं
इस कॉज को बढ़ाया जा सकता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपनी मर्ज़ी से करें। लेकिन ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, क्योंकि हमने जब ये शुरू किया था काम तो ये तय कर लिया था कि जो कुछ हमने कमाया है उसी को दाव पे लगाएंगे, चंदा लेकर के राष्ट्रवाद नहीं करेंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमको करना पड़ रहा है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा है वो वाजिब है आपका, और वही ट्रस्ट इंडिया के माध्यम से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सवाल दूसरा क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दूसरा सवाल भी था आपका? तो मैंने बताया, वो तो इनसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार सर। सर ये 252 को हम और इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं अदर देन विधानसभा के अलावा? सर उसमें संविधान ने ये ताकत सिर्फ विधानसभा के लिए कही है कि ऐसा कानून जो केंद्र बना दे, लेकिन कोई राज्य सरकार अगर उस कानून को नहीं चाहती कि उसकी पेरिफेरी में या उसके राज्य में लागू हो, उसके लिए कोर्ट में ये जो राम मंदिर का मामला था ये उसके तहत भी आया था। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ दावा करने वाले लोग हैं कि आपकी सरकार है, जहाँ जहाँ आप दावा करने वाले लोग हैं कि हमने चुना है, अभी 3 महीने के अंदर ही इनका हिंदुत्व लिटमस टेस्ट हो जाएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन विधानसभा में 3 महीने बाद ये फिर आएंगे। अभी कहिए उनसे, इसके लिए कोई एक जुलूस निकालिए या एक प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल नॉन वायलेंट। अपने एमएलए से मिलिए, पब्लिक से काम ही नहीं है आपको। ये भाई साहब अभी सत्र बुलाएं स्पेशल, इसको पास करके पारित कर दें, बस बाकी काम हो जाएगा। थैंक यू सर। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फेसबुक अकाउंट है, वेरीफाइड पेज है ये, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, इसमें ब्लू टिक है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, राइट? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आप देखें। Sir, Major Hegde here. We are retired army officers. Yes, sir. And we also want to contribute to the cause which you are fighting for. Yes, yes, yes. We request you to make a separate cell so that we like-minded people can join together intellectually also and organizationally also. सर देखिए, मेरा मानना है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में संगठन नाम की चीज़ फेल हो चुकी है। संगठन बनते ही वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो जाते हैं लोगों के, और हमने देखा कि अन्ना ने भी एक खेल किया था। अब अन्ना बेचारे गन्ना खाने लायक बचे नहीं है, और वो क्या कर रहा है? तो बना तो था साहब बड़ी ईमानदारी से, बड़े बड़े लोग, आप भी आए, आर्मी के लोग भी आए, बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले भी आए, लेकिन अब क्या खेल हो रहा है। इसलिए मैं उससे बचना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आपके दिल में आग लग गई है तो आप कल से इसको शुरू कर दीजिए, 50 लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। ये संगठन बनाना, ये करना, ये बड़ा मुश्किल का काम है आज के दौर में। और आज तो आसान ये है कि आपको मीटिंग के लिए ना कोई जगह चाहिए, आप जूम पे मीटिंग कर लीजिए, मिल लीजिए, उसमें संगठन की क्या आवश्यकता है? राइट सर? एनीबडी एल्स? थैंक यू। एक और बात बोल दूँ? एक ये किताब है, ये कर्नल RSN सिंह साहब ने, इसमें बहुत सारे मेरे इनपुट हैं। इसमें कोई 26 से 28 टॉपिक हैं। एंटी नेशनल लोग अलग अलग जगह, फिल्मों से लेकर के, यूनिवर्सिटीज से लेकर के, सरकार में से लेकर के, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये किताब सबसे ज़्यादा बिकी, इंग्लिश से हिंदी में कराई। मैंने आपके ऑर्गेनाइजर्स को जब ये कहा कि ये किताब ऑलमोस्ट 50% पे जो उसका पब्लिशर है वो हमको देता है, मैंने कहा कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा ना, तो जो ये किताब पढ़ लेगा वो RSN और GD बख्शी हो जाएगा। तो ये किताब आपके ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे कुछ मांगी हैं, आपको चाहिए हो तो इनसे संपर्क कर लें। इसकी किताब की कीमत 400 रुपये के आसपास पड़ेगी। ऐसे ही अनुज धुर नाम के एक बेहतरीन इंसान हैं, आप सुनते होंगे, उन्हीं की मेहनत से सुभाष चंद्र बोस के कागजात प्राइम मिनिस्टर ने डीक्लासीफाई किए, उन्होंने ही किताब लिखी है योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई थी, वो भी किताब। ये 2-3 किताबें ये चाहते थे, इन्होंने मुझसे कहा कि भिजवा दीजिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कहने का शायद हो सकता है ज़्यादा असर हो, इसलिए मैंने कहा ये किताब आपको लेनी हो, ये यहाँ के ऑर्गेनाइजर से इनसे ले लीजिएगा। ये जितने घरों में जाएगी वहाँ उतने ही पुष्पेंद्र पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।